Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 British economic policies and their impact. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स बन के इंडिया में आए और इंडिया में रूलिंग पावर बन गए। जब ये रूलिंग पावर बन गए तो इन्होंने डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई कि हम मियर सप्लायर बन के रह गए रॉ मटेरियल के। हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्शन, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन सब डिक्लाइन कर गया और क्या बनकर रह गए हम? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, क्या बनकर आई थी बेटा? ट्रेडर बनकर आई थी। कब आई थी? 17th सेंचुरी में। अब 17th सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड है जो 1601 से स्टार्ट होके 1700 पे खत्म होगा। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के मिडिल तक इसने बहुत सारी मेथड्स को यूज़ किया और कनकर किया, कॉलोनाइज किया इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को। शुरुआत में ट्रेडर बन के आई, ट्रेडिंग का काम करती रही। फिर उसके बाद उसको समझ में आया यार इंडिया तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाते हैं, हम क्यों ना इसे कॉलोनाइज कर लें, है ना, इसको पॉलिटिकली कंट्रोल करने लग जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को कनकर किया, जीता, डिफरेंट मेथड का यूज़ करके इंडिया को जीता, फिर हमारे बहुत बड़े पार्ट को कॉलोनाइज कर लिया। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे बेटा, इंडिया प्रोड्यूसर हुआ करता था बहुत सारे गुड्स का। हम टेक्सटाइल बनाते थे, आयरन प्रोडक्ट्स बनाते थे और बेटा आयरन प्रोडक्ट्स पे तो हमारी इतनी मास्टरी थी कि आयरन पिलर जो मेहरौली में लोकेटेड है वो इतने सालों से धूप में, बारिश में खड़ा हुआ है पर उस पर अभी तक रस्टिंग नहीं हुई है, जंग नहीं लगी है। ऐसे ही टीपू सुल्तान की जो क्या थी, सॉर्ड थी, तलवार थी, वो भी एक यूनिक पीस है जो वुड से स्टील से बनी थी। तो बेटा हम लोग टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे, आयरन प्रोड्यूस करते थे, आयरन प्रोडक्ट बनाते थे और साथ ही साथ स्पाइसेस भी प्रोड्यूस करते थे जिनकी ओवरऑल वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने ऐसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई जिससे इंडियन एग्रीकल्चर डिटोरिएशन की तरफ चला गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आने लगी। फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल पड़ना। ठीक है, तो अकाल पड़ने लग गया, लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम आने लग गई, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल ही नीचे की तरफ चला गया। डिटोरिएशन का मतलब होता है पतन होना। पहले हमारे इंडियन विलेज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होते थे बेटा, उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, पर ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ बनाई कि इंडियन एग्रीकल्चर में डिटोरिएशन आया और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में फेमाइन आने लगी, अकाल पड़ने लगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स की कमर्शियल पॉलिसीज़ ऐसी थी जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक के बाद एक इंडस्ट्री खुले। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज ओपन अप हुई थी उनका बंद हो जाना। तो अंग्रेजों ने चुन चुन कर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि हमारी कंट्री में जो प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो बंद होने लग गई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज विथर्ड अवे एंड पीपल बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह ख़त्म हो गई और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस किसके ऊपर ही बढ़ गई? एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे चाहिए था रॉ मटेरियल जिससे वो मशीन मेड गुड्स बनाएंगी रॉ मटेरियल का यूज़ करके और उससे हमें ज़्यादा दामों पर बेच देगी। ये जो वर्ड विथर्ड है इसका मीनिंग होता है समाप्त हो जाना, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना, क्षीण हो जाना। तो पूरी तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करने लगे। जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने हमसे रॉ मटेरियल लिया और अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर कर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। हमसे लेते रॉ मटेरियल, उससे बनाते फिनिश गुड फिर हमें ही बेच देते।
फिर से ध्यान से सुनो। जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने ड्रेन किया हमारे रॉ मटेरियल को और हमारी वेल्थ को। ड्रेन करने का मतलब होता है निकाल देना। उसने हमारे रॉ मटेरियल को निकाला, हमारी वेल्थ को निकाला और कहाँ पहुँचा दिया? सीधे इंग्लैंड, ठीक है, और खुद को बना लिया रिच। सो जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने हमारे रॉ मटेरियल को ड्रेन किया, वेल्थ को ड्रेन किया टू बूस्ट ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इससे किसको डेवलप किया? उसने अपने इंडस्ट्रीज़ को। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन सी वो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिन्होंने इंडिया को बर्बाद करके रख दिया। अब हम उनके इम्पैक्ट को भी पढ़ेंगे। पहला, पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो 1765 में बेटा जो कंपनी थी वो दीवान बन गई थी। दीवान का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्टर। जो टैक्स को कलेक्ट करेगा उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू कलेक्टर। तो 1765 में जो कंपनी थी वो दीवान बन गई। कुछ एरियाज़ के, सर्टेन एरियाज़ ऐसे थे इंडिया में जहाँ पर दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए, रेवेन्यू कलेक्शन राइट ब्रिटिशर्स को मिल गए। इसके बाद जो कंपनी थी उसके जो करप्ट सर्वेंट थे उन्होंने बहुत अमाउंट में लैंड रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट किया और उसका पूरा पूरा पार्ट कंपनी को दिया भी नहीं, उसमें से बहुत सारा पार्ट अपनी पॉकेटों में, अपनी जेब में रखा। लीविंग वेरी लिटिल फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए बहुत कम छोड़ा, अपनी जेबों को भरा। तो ऐसे थे करप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऑल्सो जो मेथड वो प्रैक्टिस करते थे कलेक्शन के लिए वो बहुत ही ख़राब थी, ठीक है। मतलब किसान लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कुछ तो सोचते थे ज़मीनें छोड़कर हम भाग ही जाएं। ऑल्सो देयर मेथड ऑफ कलेक्शन कॉज्ड वाइड स्प्रेड मिजरी। दयनीय हालत हो गई किसानों की और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल डिक्लाइन कर गया, कम हो गया। अच्छा, अब कंपनी को लगने लगा यार हमें तो रेगुलर में रेवेन्यू मिल ही नहीं रहे, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें रेगुलर रेवेन्यू मिले। तो कंपनी को लगा कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को रीस्टोर करने की ज़रूरत है, रेस्टोर करने की ज़रूरत है। देखो ब्रिटिशर्स ऐसे तो नहीं था, अंधे थे या पागल थे, उन्हें पता तो था कि भाई हमारी जो पॉलिसीज़ है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, तो क्यों ना उस ड्रॉबैक को दूर किया जाए। टू इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का जो फ्लो है वो रेगुलर बना रहे, इस वजह से कंपनी ने सोचा एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें रिस्टोर करना चाहिए। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग अमाउंट को सेटल कर देंगे, रेवेन्यू अमाउंट को ये फिक्स कर देंगे, ठीक है। जो हमें एक पर्टिकुलर किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसे हम फिक्स कर देते कि भाई हर साल आपको इतना ही देना है या आने वाले 10 साल आपको इतना ही देना है। तो कंपनी ट्राइड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट फॉर दिस पर्पस। और भाई किस तरीके से अमाउंट फिक्स किया जाए, कौन सी मेथड यूज़ की जाए, क्या किया जाए, इसलिए ब्रिटिशर्स भी एक न्यू फेज में थे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो पहला एक्सपेरिमेंट था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसे इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब इंट्रोड्यूस किया बेटा? 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया बेटा? बंगाल में। बाद में सिस्टम को उन्होंने एक्सटेंड किया बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, नदन मद्रास में, बनारस में, वाराणसी में। फिर से ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन का आंसर भी है तो इसको यही लर्न करने की कोशिश करो। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इनिशियली इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, बाद में इसे एक्सटेंड किया गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नदर मद्रास, बनारस में। लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था परमानेंटली एट द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट। कितना ज़्यादा एक किसान से कलेक्ट आप कर सकते हो, इस बेसिस पे रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था, वो भी परमानेंटली। क्या ये बात समझ में आ गई? जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया जाता था परमानेंटली और वो भी हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट, जितना ज़्यादा हम फिक्स करते थे उतना कर दिया था। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो शुरुआत में बंगाल में आया। कब आया? 1793 में। तो बेटा क्या था? लैंड रेवेन्यू फिक्स किया था हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट दैट अ लैंड कैन प्रोड्यूस या कुड यील्ड। जितना प्रोड्यूस कर सकती है एक ज़मीन, उसका मैक्सिमम आकलन हमने कर लिया था कि भाई इतना तो ये ज़मीन प्रोड्यूस करेगी और इस पे इतना रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। इट वॉज टू बी कलेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल ज़मींदार्स। और इस
परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी बेटा? ज़मींदार की थी। फिर से ध्यान से सुनो, 1793 में ये सिस्टम आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आए, बंगाल में लेके आए। यहाँ पर ज़मीन पे हाईएस्ट अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता था कि भाई ये ज़मीन इतना यील्ड करेगी, इस पर इतना आपको पे करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद करना है कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो राइट्स थे वो किसको दिए गए? ट्रेडिशनल ज़मींदार को। रेवेन्यू कलेक्टेड बाय हूँ? ट्रेडिशनल ज़मींदार। ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड 89% वुड गो टू द स्टेट। 89% तो किसको दे देना है? स्टेट को दे देना। ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, 89% किसको दे देगा? स्टेट को, मतलब सरकार को दे देगा, और 11% कौन रख लेगा? ज़मींदार। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में स्टेट और ज़मींदार दोनों का हिस्सा होता था। स्टेट को मिलता था 89% और ज़मींदार को मिलता था 11%। ठीक है। जो स्टेट का शेयर था वो फिक्स था परमानेंटली। कॉर्नवालिस एक्सपेक्ट करते थे ज़मींदार से कि वो जो 11% पैसा रख रहे हैं उससे एग्रीकल्चर कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे, है ना, टू इंक्रीज देयर ओन इनकम। इनकी खुद की इनकम बढ़े, इसलिए इन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर कंडीशंस को इम्प्रूव करनी चाहिए, कुएँ बनवानी चाहिए, नहरें बनवानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये सोचना था कि भाई हमें जो मिल रहा है 89% वो तो ठीक है, जो 11% ज़मींदार रख रहा है, ज़मींदार इससे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा, एग्रीकल्चर कंडीशंस को अच्छा बनाएगा। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तरीके की प्रॉब्लम थी कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमने देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही किया। पहली जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे, या जो फार रीचिंग इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। पहला इम्पैक्ट है न्यू लैंड लॉट्स। फिर से ध्यान से सुन लो, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसके बहुत सारे फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स थे इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे। तो पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे न्यू लैंड लॉट्स पे। प्री ब्रिटिश इंडिया में जो ज़मींदार होते थे उनके पास ऑनरशिप राइट नहीं होते थे लैंड के। प्री ब्रिटिश इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे उसके पहले जो ज़मींदार थे उनके पास ऑनरशिप राइट नहीं थे लैंड के, नो ओनरशिप राइट। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया उससे वो जितनी भी ज़मीनें थी उसके क्या बन गए? हेरिडिटरी लैंड ओनर्स। ठीक है। अब उनके पास ये भी राइट था कि जिस ज़मीन के टैक्स कलेक्शन राइट हमें मिले हैं, ज़मींदार, जैसे मैं ज़मींदार हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर विलेज के रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिले हैं, तो मैं अब उस ज़मीन की ओनर भी हो गई हूँ और ये हेरिडेटरी चलेगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा। इवन मेरे पास राइट आ गया है कि मैं ज़मीन को बेच सकती हूँ, उसको लीज पे दे सकती हूँ। और यूजुअली ज़मींदार क्या करता था? हाई रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए, ब्रिटिशर्स ने जो हाई रेवेन्यू डिमांड रखी थी उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे जो ज़मींदार होते थे वो मनी लैंडर्स से लोन ले लेते थे। देखो होता क्या था, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा उसको बिड दे दी जाती थी, है ना। अब इन लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बिड लगा देते थे। अब वो अमाउंट इनको पूरा देना ही पड़ेगा अंग्रेज़ों को, तो इसके लिए ये कई बार लोन ले। बेटा जिसको थोड़ी भी प्रॉब्लम है फिर से ध्यान से सुनो। पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तो ये ज़मीन मेरी होती थी और ये ज़मीन किसी और की होती थी। सपोज़ करो श्याम की होती थी, ये ज़मीन राम की है। पर जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया तो ना ये ज़मीन राम की रही ना ये श्याम की रही। इसके लिए ऑनर कौन बन गए? ज़मींदार। ठीक है। अब ज़मींदार लोग ऑनर बन गए और ये ज़मींदारी राइट इनके पास हेरिडेटरी रहेंगे। ठीक है। अब इनके पास ये भी राइट है ज़मींदार के पास कि वो राम की ज़मीन को भी बेच सकते हैं, वो श्याम की ज़मीन को भी बेच सकते हैं, उसे लीज पे भी दे सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू डिमांड इनसे की थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी बेटा। इस वजह से कई बार ये जो ज़मींदार लोग होते थे ये मनी लेंडर से लोन भी ले लेते थे। अगर ये लोन पे नहीं कर पाते थे तो जो ज़मीनें थी वो कौन ले लेते थे? मनी लेंडर ले लेते थे और वो क्या बन जाते थे? नए ज़मींदार। समझ में आई? ये जो मनी लेंडर है, ये जो लाला साहूकार है जिसने ज़मींदार को लोन दिया, अब ज़मींदार अगर मनी लेंडर को लोन वापस नहीं दे पाएगा, फेल हो जाएगा, तो उससे ज़मींदारी राइट्स छीन लिए जाएंगे, ज़मीनें मनी लेंडर की हो जाएगी। तो जो नया ज़मींदार होता था वो नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आया है, वो तो लाला साहूकार है ना बेटा, वो तो सिटी में रहता था। तो वो क्या करता था? लीज पे दे देता था सारी ज़मीनों को। किसको? टीनेंट्स को। जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उसको वो ज़मीन दे के चला जाता था। जो टीनेंट्स होते थे वो फिर सब लीज कर देते थे लैंड को। सपोज करो मैंने किसको दी? टीनेंट को दी, टीनेंट ने फिर किसी एक्स को दे दी।
और एक्स यूजुअली उसके ऊपर कल्टीवेशन करेगा। ये रेंट टीनेंट को देगा, टीनेंट रेंट उस मनी लेंडर को देगा जो नया ज़मींदार बना है। इसे ध्यान से सुनो बेटा, जो नया ज़मींदार होता था यूजुअली वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता था, वो तो सिटी में रहता था, लाला साहूकार था, तो वो क्या करता था, अपनी पूरी की पूरी ज़मीन टीनेंट्स को दे देता था। जो टीनेंट उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट नहीं सॉरी रेंट देगा, किराया, रेंट मतलब होता है किराया, जो सबसे ज़्यादा किराया देगा वो उसको वो ज़मीन दे देता था। जो टीनेंट्स होते थे वो सब लीज कर देते थे ज़मीनों को। जैसे रश्मि ने दी, किसको दी रश्मि ने, अभिषेक को दी। अभिषेक ने वापस से इस ज़मीन को किसको दे दिया, रोशनी को दे दिया। ठीक है, रश्मि ने जो हाई बिडर था, जो सबसे ज़्यादा किराया देने का इच्छुक था, अभिषेक, उसको दे दी ज़मीन। अभिषेक ने वो ज़मीन किसको दे दी, वापस से रोशनी को दे दी कि भाई अब तुम इसके ऊपर खेती करो। अब साइकिल कैसे चलेगी, रोशनी रेंट देगी अभिषेक को, अभिषेक रेंट देगा मुझे, मतलब रश्मि को। इस तरीके से एक पूरी चेन बन गई थी टीनेंट्स की। द जमींदार एंड द लास्ट टीनेंट हु वॉज द एक्चुअल कल्टिवेटर। एक ज़मींदार होगा और एक लास्ट कल्टीवेटर होगा, एक्चुअल कल्टीवेटर है ना, जो कल्टीवेट कर रहा होगा। इनके बीच में एक चेन बन गई होगी। जैसे हमने इस केस में देखा कि रोशनी खेती कर रही है, वो रेंट अभिषेक को देगी, अभिषेक रेंट रश्मि को देगा। ठीक है, तो एक पूरी चेन बन जाती थी। जो कल्टीवेटर होते थे उन्हें हमेशा इंक्रीज्ड रेंट का बर्डन ढोना पड़ता था। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ पीजेंट्स। अब हम देखेंगे कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो हमारे किसान थे उनकी कंडीशन और ख़राब होती गई। क्योंकि जो किसान हुआ करते थे बेटा, पहले वो ऑनर हुआ करते थे ज़मीन के, है ना। जब तक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं था, किसान ऑनर हुआ करते थे ज़मीन के। पर अब वो क्या बन गए बेटा, टीनेंट्स, मतलब किराएदार बन गए और उन्हें रेंट देना पड़ता था ज़मींदार को। पहले ज़मीन अपनी हुआ करती थी, उस पर खेती किया करते थे, पर अब वो ज़मीन हो गई किसकी, ज़मींदार की, और हम क्या बन गए, किराएदार। ज़मींदार, वाइल अ ज़मींदार्स ड्यूज टू द गवर्नमेंट वर परमानेंटली फिक्स। क्योंकि ज़मींदार का जो देने वाला हिस्सा है, जो उसको ब्रिटिशर्स को देना है, वो तो फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है ना। ज़मींदार को भी एक ड्यू डेट पे सरकार को देना पड़ता था तो इसीलिए बेटा वो क्या करता था, कंटिन्यूसली रेंट इंक्रीज करता जाता था टीनेंट्स के ऊपर। टीनेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देना पड़े, जिससे कि ज़मींदार सेफ रहे। देखो, एक ड्यू डेट पे ज़मींदार भी अंग्रेज़ों को देने जाएगा, सरकार को देने जाएगा, तो ज़मींदार के लिए ज़रूरी है कि मुझे प्रॉपर कलेक्शन मिले, है ना। तो जो टीनेंट्स थे उन्हें ज़्यादा ज़्यादा रेंट भी देना पड़ता था। और बहुत रिजिड या जो मेथड होती थी रेंट कलेक्शन की, बहुत ऑप्रेसिव होती थी। कोई कंसेशन नहीं दिया जाता था। कितनी बार किसानों को फोर्स किया जाता था कि भाई तुम तो मुझे रेंट, तो भले ही तुम्हें लोन क्यों ना लेना पड़े। बेचारा किसान मनी लेंडर से लोन लेता था अपने रेंट को पे करने के लिए। और कई बार ज़मींदार खुद लोन देते थे, मतलब समझ रहे हो, मेरा पैसा मेरे ही पास। में बोलती थी तू मुझे इतना पैसा दे, बोलेगा मेरे पास नहीं है, ठीक है, मुझसे उधार ले और मुझे दे। इस टाइप की कंडीशन भी थी। आई बात समझ में। तो रेंट कलेक्शन का जो तरीका था बहुत रिजिड था, कोई कंसेशन नहीं दिया जाता था किसी को भी। और जो कलेक्शन था वो आप अगर नहीं दे पा रहे हो, आपका रेंट आप नहीं दे पा रहे हो, तो ज़मींदार बोलते थे जाओ मनी लेंडर से उधार लो और फिर मुझे दो। और कई बार मनी लेंडर खुद ज़मींदार बन जाते थे। जो पीजेंट्स थे वो लोन लेते थे, किसके लिए, वेडिंग के लिए। आज भी आप देखो गांव में किसान शादी करने के लिए लोन ले लेता है, फ्यूनरल के लिए लोन ले। अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम हिंदुओं में क्या कल्चर है कि बेटा अगर किसी की डेथ भी होगी तो भी आपको बहुत सारे लोगों को खाना वाना खिलाना पड़ेगा। 13 दिन आप काम करने नहीं जाओगे तो सोचो, इनकम तो आपके पास है नहीं। कुछ पहले तो ये 1 महीना होता था कि 1 महीने आप काम करने नहीं जाओगे तो आपकी इनकम ज़ीरो है। ऊपर से आपको 13 दिन में खाना खिलाना है, फिर 1.5 मंथ में खाना खिलाना है, 6 मंथ में खाना खिलाना है, पूरा ईयर। आपके घर में किसी की डेथ हुई तो पूरा ईयर के बाद भी आपको लोगों को खाना खिलाना है। मतलब बहुत ही ख़राब सिस्टम था। तो बेचारा किसान जब अपनी बेटे की शादी करता तो ले लेता, है ना। फिर उसके घर में किसी का फ्यूनरल होता तो वो लोन लेता, और लोन वापस करने के लिए उसके पास कोई ऐसा सूटेबल ऑप्शन तो होता नहीं कि यार इनकम यहाँ से आ जाएगी, इनकम वहाँ से आ जाएगी तो मैं दे दूँगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है।
बेटा ये जो लोन उसने लिया है, भले ही शादी के ले लिया हो या फ्यूनरल के लिए लिया हो, तो आपको लगता है कि ये लोन से वो कभी बेटर एग्रीकल्चरल मेथड प्रैक्टिसेस कर पाएगा, या कोई इम्प्लीमेंट ले पाएगा, या कोई टूल ले पाएगा? ये तो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रहा है ना, वेडिंग के लिए, फ्यूनरल के लिए। तो इसी लोन को चुकाने में उसकी आधी मेहनत चली जाएगी, आधा पैसा चला जाएगा। तो वो बेचारा कभी भी अपनी ज़मीन को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कभी लोन नहीं लेगा। अगर वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स टूल्स को ख़रीदने के लिए अगर लोन लेता तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता और वो अपने लोन को इजीली पे कर पाता। पर जो पीजेंट्स है उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे ज़मीन से कभी भी एविक्ट कर दिया जाएगा। एविक्ट करने का मतलब होता है निकाल देना। उसे अपनी ज़मीन से कभी भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। कब? जब वो अपने रेंट को पे नहीं कर पाएगा या लोन को पे नहीं कर पाएगा। तो हम इंडियंस के लिए ज़मीन से बाइंग और सेलिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं है बेटा जिसको हम बाय और सेल करें। कितने लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपनी ज़मीनों से, है ना? तो उनके लिए तो ज़मीनें बेचना या उस ज़मीन को छोड़कर कहीं चले जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो यही तभी हम कह रहे हैं कि हमारे किसानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई, क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया कि भाई आप इस ज़मीन को छोड़कर कहीं और जाओ। उनसे ज़मीनें छीन ली गई। क्यों छीन ली गई? क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमने देखा बेचारा हमारा किसान जो है वो इनडेटनेस में फंसा रहा। इनडेटनेस का मतलब क्या होता है? कर्जे की साइकिल में फंसा रहा और धीरे धीरे लैंडलेसनेस का भी शिकार हुआ। आपके पास ज़मीन थी, आप उस पर खेती करते थे, एक आध साल खेती बिगड़ी, आपके घर में किसी की डेथ हुई या मैरिज हुई, आप लोन लिए, चुका नहीं पाए, रेंट नहीं दे पाए, तो क्या था? आपसे आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। और एक बार ज़मीनें छीन ली गई तो आप लैंडलेसनेस का शिकार हो जाओगे, बिना ज़मीन के रहना पड़ेगा, आप इनडेटनेस में आ जाओगे। मतलब कर्जे की साइकिल इस तरीके से आपके ऊपर काम करेगी कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। थर्ड पढ़ रहे हैं बेटा हम, डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर कंडीशंस। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी और जो ज़मींदार थे वो भी, उन्होंने कोई भी मेजर अडॉप्ट नहीं किया, कोई भी तरीका ऐसा नहीं अपनाया जिससे इम्प्रूव हो सके कल्टीवेशन की मेथड। मतलब कई बार हम बोलते हैं ना, सरकारें नहर बनवा रही हैं, सरकारें यूरिया फ्री दे रही हैं, डीजल पे सब्सिडी दे रही हैं। आज हमारी सरकार बहुत कुछ करती है, पर उस टाइम में ना ही तो ज़मींदार ने कुछ किया ना सरकारों ने कुछ किया। ठीक है, बस उन्हें तो एक ही चीज़ चाहिए थी, रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू और उस रेंट को एश्योर करने के लिए भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। बस वो तो ये चाहते थे कि हमें एश्योरेंस मिले, हमें फ़िक्स अमाउंट में रेवेन्यू और रेंट मिल जाए। पर ये रेवेन्यू रेंट आपको फ़िक्स अमाउंट में मिलता रहे, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए था, पर ऐसा ना ज़मींदार ने किया, ना ही तो ब्रिटिश ने किया। जो एग्रीकल्चरल कंडीशन थी वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गई। अगर कई बार मानसून नहीं आता तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती। डिवास्टेटिंग फेमाइन्स आई, बहुत बड़े लेवल पे भुखमरी आ जाती, अकाल पड़ जाता। ये बिल्कुल रिकरेंट फीचर बन गए थे कि भाई हर 1 साल में 2 साल में ये तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो ज़मीनों को छोड़कर दूसरे रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास रेंट पे करने का पैसा ही नहीं। बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड सिस्टम को। पहला हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे रैयतवारी सिस्टम। बेटा इस रैयतवारी सिस्टम में या रैयतवारी सेटलमेंट में ये जो रैयत वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसान खुद। ये जो रैयतवारी सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था अलेक्जेंडर रीड और दूसरे व्यक्ति थे थॉमस मुनरो। अच्छा, कई बार इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसे डेवलप किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। तो 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, एक का नाम है अलेक्जेंडर रीड और दूसरे का नाम है थॉमस मुनरो। इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया रैयतवारी सिस्टम को। ठीक है, इसमें रेवेन्यू सीधे किससे कलेक्ट किए जाते थे? रैयत से। रैयत बोले तो कल्टीवेटर, पेजेंट्स से, कल्टीवेटर से, रैयत, तीनों सिनोनिम्स हैं ना बेटा। पीजेंट्स को ही हम कल्टीवेटर्स कहते हैं, कल्टीवेटर्स ही क्या है? रैयत। तो रैयतवारी सिस्टम में जो रैयत है उसका मतलब होता है किसान। रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। जब एंग्लो मैसूर वॉर हुए तो रीड ने एक्सपेरिमेंट किया इस सिस्टम का कुछ एरिया में। कहाँ पर? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कुछ एरियाज़ में एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे अंग्रेज़ों की साइड से रीड ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस द रैयतवारी सिस्टम इन मैसूर और थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को मैसूर में इंट्रोड्यूस किया।
एंड द कार्नेटिक, और बाद में से एक्सटेंड करके बॉम्बे ले गए और पार्ट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे मद्रास में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, थॉमस मुनरो ने इसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? मैसूर में, एंड द कार्नेटिक, और बाद में इसे बॉम्बे और मद्रास भी ले जाया गया। अब हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम। इसमें बेटा ये जो महल वर्ड है इसका मतलब होता है पूरा विलेज। अब ध्यान से सुनो, जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसमें हम देखते थे रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़मींदार की थी, है ना। किसानों से ज़मींदार कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को देता था, तो यहाँ पर बीच में ज़मींदार हुआ करते थे। रैयत वाली सिस्टम में हमने देखा कि अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किससे लेती थी? रैयत से लेती थी, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन था। फिर हम पढ़ेंगे महलवारी सेटलमेंट सिस्टम। इसमें भी एक मिडिल मैन होगा जिसे हम विलेज हर्डमैन कहेंगे। 1820s में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने पूरा डिटेल लैंड सर्वे किया बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी में हॉल्ट मैकेंजी ने एक प्रॉपर डिटेल सर्वे करवाया। कब करवाया? 1820 में करवाया, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी। वहाँ पर ये सर्वे चला। जो एरिया इंक्लूड किया गया इसमें था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गंगा यमुना दोआब। 1830 में ये जो रीजन्स थे इन्हें महलवारी सिस्टम के अंदर लाया गया, और महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का सजेशन किसका था? मैकेंजी का, हॉल्ट मैकेंजी का। ये जो सेटलमेंट था उसका मतलब था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे ऑनरशिप राइट्स को, कि भाई किसान के पास ही ऑनरशिप राइट रहें, ज़मींदार के पास नहीं। तो ये जो सेटलमेंट था हॉल्ट मैकेंजी का, ये जो सेटलमेंट था वो प्रोटेक्ट करता था ऑनरशिप राइट को, किसके? पेजेंट्स के। पर देयर लैंड, अपनी ज़मीनों पे किसानों के खुद के अधिकार रहें। ये प्रोटेक्शन किस सिस्टम के अंदर दी गई? किस सिस्टम के अंदर दी गई बेटा? महलवारी सिस्टम के अंदर दी गई। किसको दी गई? किसानों को दी गई। अनचेक द ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर एंड इंश्योर एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट। और हॉल्ट मैकेंजी ने ये इंश्योर किया कि ये जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर जो हैं, भले ही उसमें ज़मींदार ही क्यों ना हो, ये जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लेबर का, हमारे पीजेंट का, वो नहीं होना चाहिए। इवन एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि रैयत वाली सिस्टम की बात करें हम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। सो हॉल्ट मैकेंजी वाज लाइक कि I am going to give full rights to the peasants as well as going to do some work for agriculture improvement. जो लैंड रेवेन्यू था अंडर दिस सिस्टम, उसे सेटल किया जाता था किसके साथ? हेड ऑफ द महल, महल बोले तो विलेज, विलेज के हेडमैन के साथ, और ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे जो विलेजेस होते हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता था। ये लैंड रेवेन्यू को पे करते थे एज अ सिंगल यूनिट। एक विलेज होगा तो विलेज हेडमैन पूरे विलेज का रेवेन्यू पे करेगा। अगर 2-4 विलेज को मिला के बनाएंगे तो 2-4 विलेज इकट्ठे होकर रेवेन्यू पे करेंगी। अब हम इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है इसको कवर करके यहाँ पर पार्ट 1 को एंड कर देंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप से। चलो, तो बेटा जो रैयतवारी सिस्टम था और जो महलवारी सेटलमेंट सिस्टम था उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे हमने, वैसे ही जैसे हमने किसके देखे थे? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के देखे थे। रेवेन्यू रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे, कलेक्शन मेथड बहुत रिजिड हुआ करती थी, कोई रेमिशन नहीं मिलता था, कोई कंसेशन नहीं मिलता था, है ना। तो जो किसान थे वो इंडेप्टनेस में आए, उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, लैंडलेसनेस की प्रॉब्लम हमेशा रही, और लैंड सेंटर कंसंट्रेटेड रही इन द हैंड्स ऑफ मनीड क्लास। ज़मीन की ऑनरशिप किसके पास रही? कंसंट्रेटेड मनीड क्लास के पास रही। तो रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम के भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमने वैसे ही देखे जैसे परमानेंट सिस्टम के थे। रेवेन्यू बहुत हाई डिसाइड कर दिया जाता था, मेथड जो थी कलेक्शन की वो बहुत रिजिड थी, वो लोग मानते ही नहीं थे कलेक्टर्स लोग कि भाई इस साल बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है तो हमसे थोड़ा कम ले लो, ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था, कोई रेमिशन, कोई कंसेशन दिया नहीं जाता था। किसान बेचारे कर्जे की साइकिल में फंसे, कुछ को तो अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी, है ना। और जो ज़मीनों का मालिकाना हक था वो कंसंट्रेटेड रहा मनीड क्लास के पास। ठीक है, तो बेटा अब हम कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो एंड। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स।